बने रहिएगा हमारे साथ। सरदार शहर लिए चलते हैं। बाबूलाल धायल मेरे सहयोगी सरदार शहर चूरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, क्या चल रहा है? तस्वीरें दिखाइए जरा, वक्त नजदीक आ गया है अब तो। जी, मतगणना की तैयारियां चल रही हैं। जो काउंटिंग एजेंट है वो देखिए एक एक करके और भीतर दाखिल हो रहे हैं। अभी चूरू के पॉलिटेक्निक कॉलेज का जो मतगणना स्थल है उसके भीतर जा रहे हैं। कड़े सुरक्षा इंतजाम है यहाँ पर और बारीकी से चेकिंग की जा रही है। उसके बाद ही भीतर प्रवेश दिया जा रहा है। तो अगले 1 घंटे बाद में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। पहले तमाम चीजें देखी जाएंगी, ईवीएम दुरुस्त की जाएगी, फिर उनको जो है ले जा करके और जहां पर काउंटिंग हुई वहां पर रखा जाएगा। सारी चीजें जो है पारदर्शी रहेगी क्योंकि सब चीजें निगाहों के सामने रहने वाली है। तो आप देखिएगा किस तरह से चेकिंग की जा रही है और नतीजे पर सबकी निगाह है कि रुझान क्या आने वाले हैं, कौन बढ़त बनाएगा, कौन जो है पिछड़ेगा। तो इन पर सबकी निगाहें बनी रहेगी। लेकिन ये मुकाबला बहुत ही जोरदार रहने वाला, चौंकाने वाला है। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि वो तो रिकॉर्ड तोड़ जीत यहाँ पर हासिल करने वाले हैं। तो आरएलपी के लोग कह रहे हैं कि धमाका होगा, आरएलपी यहाँ चुनाव भी जीत सकती है। अभी उनके कुछ जो एजेंट थे वो कह रहे थे कि आरएलपी चौंकाएगी इस चुनाव में। बीजेपी के जो लोग हैं वो भी कम उम्मीद नहीं है उनको भी। वो भी यही मान रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं है। जब तक वोटरों की गिनती शुरू नहीं हो जाए तब तक हमें कोई हल्के में ना ले। अच्छा, तो अभी तो सभी जीते हुए हैं। हाँ, जब अभी जीते हुए हैं सब। ईवीएम से नतीजे आना शुरू नहीं हो जाए, रुझान मिलना शुरू नहीं हो जाए, तो आप मान सकते हैं कि अभी तो सारे विजेता हैं। सबके बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव दिख रहे हैं और सब यही मान रहे हैं कि हम जीतेंगे। लेकिन जो जीतने वाले होते हैं और जिनका कैलकुलेशन सही रहता है, जिन्होंने पूरा फीडबैक ले लिया है, एक एक बूथ का जिन्होंने गणित निकाल लिया है, वो तो यही मान रहे हैं कि कांग्रेस जो है उसको बहुत ज्यादा एडवांटेज है इस चुनाव में और वोट बिखरा है क्योंकि जो बीजेपी को मिलने वाला वोट था उसमें बिखरा हुआ है। लिहाजा यही मान के चल रही कांग्रेस पार्टी कि उसे बहुत बड़ी जीत यहाँ पर मिलने वाली है। लेकिन बीजेपी नाउम्मीद नहीं है अभी तक और बीजेपी के जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि देखिए हमें कम मत आके, हम अपोजिशन के लोग हैं और सरकार ने इमोशनल कार्ड खेला है। और राजेंद्र राठौड़ ने तो सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग तक के आरोप लगा दिए थे। नहीं, वो तो लगते लगते हैं। हैं। पार्टी पिछड़ती है कभी तो जो विपक्ष में होता है वो सत्ता पक्ष में लगाता है। ये एक लाइन फिक्स होती है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, ये लाइन फिक्स होती है विपक्ष की। हाँ, बिल्कुल ये होती है क्योंकि जब उनको लगता है कि वो चुनाव में उतनी जितनी उम्मीद थी उस मुताबिक जब होता नहीं है तो फिर इस तरह के आरोप लगते हैं। और जो भी पार्टी होती है उसको एक एज रहता है, उसको एक फायदा ये रहता है कि वो जनता के बीच में वादे अच्छे कर सकती है। वो लोगों से कहती है कि आप सरकार के साथ चलेंगे तो फिर जो है इस इलाके का विकास होगा। तो ये डबल इंजन की सरकार बनाने की कोशिश भी होती है इसमें कि आपका विधायक मौजूदा सरकार का विधायक होगा तो उसकी ज्यादा सुनी जाएगी। और क्योंकि वक्त बहुत कम है, 1-2 सत्र मिलेंगे सिर्फ जीतने वाले विधायक को। 1 साल का विधायक होगा। अगले साल इस मौसम में जब हम आपसे मुखातिब होंगे तब चुनावी शोर सुनाई पड़ेगा। ये भाई साहब आए, कौन सी पार्टी के एजेंट हैं? ये कांग्रेस के। कांग्रेस, क्या उम्मीद है कांग्रेस को? मैं पार्टी का कोई सदस्य नहीं हूँ। अभी फिलहाल मैं बीएसएनएल एफटीटीएच डिपार्टमेंट इंटरनेट सेवा प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इंटरनेट सेवा प्रोवाइड कराइए आप भी, है ना। तो बहुत सारे लोग हैं मतगणना में जो है ना, तकनीकी जो कर्मचारी होते हैं उनकी भी ड्यूटी लगती है और वो लोग भी मोर्चा संभालते हैं कि कहीं कोई गुंजाइश ना आ रहे। तो हर तरह की सावधानी बरतते हुए और सारी चीजों को पारदर्शी रखते हुए जो है मतगणना होती है। और चूरू का जो जिला प्रशासन है उसने चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर किए हैं। एक कुछ भाई साहब लोग आ रहे हैं। क्या आप एजेंट हैं पार्टी के? अच्छा, मतगणना कर्मी होंगे। ओके, तो आप देखिएगा एक एक कर अब लोग जो है मतगणना स्थल की तरफ बढ़ते हुए जल्दी सारी चीजें यहाँ पर आपको संभलती हुई दिखेंगी। मोर्चा संभाल लेंगे। एक भाई साहब, आप सरकारी कर्मचारी हैं या कर्मचारी हैं? तो सरकारी कर्मचारियों से इस वक्त बात करने का कोई वो नहीं है क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं, एजेंट आते हैं, तो उनसे जरूर उनके चेहरे का बॉडी लैंग्वेज अपन समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सरदार शहर पे आज निगाहें इसलिए टिकी हुई हैं कि आखिर फैसला क्या होगा और इस फैसले के नतीजे आने वाले दिनों में कहां तक गूंजेंगे। और इसलिए भी मौजूद है इस वक्त सरदार शहर क्योंकि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा है तो दूसरी तरफ जन आक्रोश यात्रा चल रही है। बीजेपी और कांग्रेस
प्रदेश के अवाम के दिलों को जीतने की कोशिश कर रही है। तो ऐसी सूरत में जब राहुल गांधी की यात्रा चल रही है तो वहां पर भी इस नतीजे का शोर सुनाई देगा और जो भी नतीजा हो उस पर लोग चर्चा करेंगे। सरदार शहर तक तो क्योंकि यात्रा यहाँ से कोई 400 किलोमीटर दूर है, तो ऐसी सूरत में यहाँ पर उसका कोई असर नहीं दिखा है। लेकिन राहुल गांधी युवाओं को साथ लेकर के चल रहे हैं। एक कोशिश है उनकी कि जो पार्टी ने बहुत कुछ खोया है उसको वापस हासिल करने के लिए वो जमीन नाप रहे हैं, देश की धरती को वो अपने कदमों से नाप रहे हैं और धरातल की सच्चाई को जान करके आम जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो रिवैम्प करना चाहते हैं, पूरा एक तरह से एक नई कांग्रेस खड़ी करना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत में वो जनता के दिलों में जगह बनाना चाहते हैं और जिस तरह से बीजेपी ने उनको एक्सपोज किया है कि राहुल गांधी में वो दम नहीं है, तो राहुल गांधी एहसास कराना चाहते हैं कि आप लोग हवा में बातें करते हैं और मैं जमीन पे चलता हूं और मुझे देश के मुद्दों का ध्यान है, मुझे देश के मुद्दों का ख्याल है, क्योंकि मैंने पूरे देश को अपने कदमों से नापा है। तो वो गरीब, आदिवासी, दलित, देहात के लोगों की बात करते हुए यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो जब भी वो जाएंगे, अब इसका असर ये होगा सुमित की इस यात्रा के बाद में एक नए अंदाज में राहुल गांधी दिखेंगे और जहां भी चुनाव होंगे, क्योंकि अगले साल कांग्रेस पार्टी को 1 दर्जन राज्यों में चुनाव फेस करने हैं। अभी जो नतीजे होंगे उस पर राहुल गांधी नहीं जा रहे, क्योंकि गुजरात पर उनका कोई ज्यादा ध्यान नहीं था, कोई आधा दर्जन रैलियां भी वो नहीं कर पाए। तो अभी जिस तरह कांग्रेस चल रही है उसको वो चलने देंगे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का जो असर होगा वो इस साल के बाद में दिखाई पड़ेगा। वो नए फैसले लेंगे, जोखिम भरे फैसले भी हो सकते हैं और उसका असर भी दिखाई देगा। फिलहाल लेकिन हम सरदार शहर में हैं, तो सरदार शहर की जनता ने फैसला क्या सुनाया है, तो चूरू में काउंटिंग हो रही है क्योंकि जिला मुख्यालय है, लिहाजा माना यही जा रहा है कि दोपहर तक नतीजे आएंगे, लेकिन रुझान अगले 1.25 घंटे बाद में मिलना शुरू हो जाएंगे। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद में ईवीएम खुलेगी। 15 राउंड होंगे, तो 15 राउंड में जो शुरू में बढ़त बना लेगा तो उसके जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, जो एजेंट है उस पार्टी के, तो उनके चेहरे पे मुस्कान होगी और उनका जोश देखते ही बनेगा। बाहर जो भीड़ होगी, जो मतगणना स्थल के बाहर, तो उस पार्टी जो यानी कि लीड लेगी उसके समर्थकों की तादाद भी बढ़ती हुई चली जाएगी। तो गुजरात के नतीजे भले ही आ रहे, लेकिन राजस्थान की जनता की निगाह सरदार शहर पर भी रहेगी, क्योंकि ये लोकल चुनाव है और नहीं है। भंवरलाल शर्मा कैंडिडेट्स हैं, सीट खाली हुई बातें उन्हीं की हो रही हैं, सिर्फ जो बाकी के 12 कैंडिडेट्स हैं उन पर नजर नहीं है किसी की, उनकी बात नहीं हो रही है। जी देखिए, किसी ने गंभीरता से नहीं लिया है, लेकिन अभी एक मेरे से थोड़ी देर पहले एक सीपीआईएम के कार्यकर्ता आ रहे थे और वो कह रहे थे कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता हूं और सावल मेघवाल यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम भी कम नहीं है, हम भी अच्छे खासे वोट लेने वाले हैं। तो इस इलाके में माकपा जो है उसके कार्यकर्ता कुछ काम करते रहे हैं, वो किसान की बिजली की जो समस्या है उसको उठाते रहे हैं, तो उनको भी उम्मीद है कि कुछ वोट उन्हें भी सम्मानजनक मिल जाएं, तो वो जनता के दिलों में उनकी जगह बनी रहेगी। तो जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ लोग होते हैं वोट कटुआ होते हैं, समीकरण बिगाड़ने के लिए होते हैं, लेकिन 3 दलों ने तो बहुत ही गंभीरता से चुनाव लड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने अनिल शर्मा को मैदान में उतारा था, तो उन्होंने अपने पिता की सहानुभूति, जो उनका निधन हुआ, तो एक तरह से लोगों से वो यही अपील करते दिख रहे थे कि पंडित जी ने बरसों तक इस इलाके की सेवा करी है, लिहाजा आशीर्वाद दीजिए, उनको सच्ची श्रद्धांजलि आप अर्पित कीजिए। जिस दिन वोट पड़ रहे थे तब भी वो यही कह रहे थे कि सरदार शहर की जनता पंडित जी के बेटे को वोट कर रही है और ये पंडित जी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो उन्होंने अपना जो नाम था वो भी जो है पंडित अनिल भंवरलाल शर्मा रखा हुआ है, ताकि लोगों को ये लगे कि उनकी जो सच्ची राजनीतिक विरासत है उसे संभालने के लिए अनिल शर्मा तैयार हैं और जनता उन्हें आशीर्वाद देगी। इमोशनल कार्ड खेला पार्टी ने और राजस्थान की जनता भावुक है और स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर होता है कि किसी दिवंगत राजनेता के परिवार वाले चुनाव लड़ते हैं, तो ये माना जाता है कि वो जीत की गारंटी होती है। हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन अधिकांश बार ऐसा ही रहता है। मनोज हमारे साथी जो है चूरू से, वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मनोज, क्या खबर है, कितनी देर में काउंटिंग स्टार्ट होने वाली है? जी बिल्कुल, जो 8 बजे है, 8 बजे जो बैलेट पेपर है उनकी मतगणना होगी। उसके बाद 8:30 बजे से जो ईवीएम है उस ईवीएम के ऊपर मतगणना है वो शुरू हो जाएगी। अभी जो पोलिंग एजेंट है और जो मतदान कार्मिक है उनको अंदर प्रवेश दिया जा रहा है और धीरे धीरे लोगों की भी भीड़ है वो बाहर देखी जा सकती है। जी अच्छा, लोग आ रहे हैं, कौन सी पार्टी के लोग ज्यादा आ रहे हैं मनोज, क्या महसूस किया,
किसका माहौल थोड़ा पॉजिटिव दिखाई दिया होगा आपको? ये बिल्कुल जो अभी की अगर बात करें तो आरएलपी के लालचंद मून है वो अभी कुछ देर पहले ही अंदर प्रवेश किया है और जीत के प्रति आश्वस्त दिखे हैं। जैसा उन्होंने कहा कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में उनकी पकड़ है वो काफी अच्छी उन्होंने बताई है। अब जी देखिए पोस्टल बैलेट जाते हुए सबसे पहली तस्वीर, इनमें पोस्टल बैलेट है और ये अब जो है मतगणना केंद्र के भीतर प्रवेश करते हुए यहीं से आप देख सकते हैं ये मतदान कर्मियों की टोली है ये जो आपको exclusive नतीजे तस्वीर दिखा रहे हैं। बताएगी। सबसे पहले न्यूज़ 18 दोपहर आस्था पे, बोलिए तक, बाबूलाल। दोपहर बाद तक ये आपके बीच में रहेंगे, एक एक वोट को गिनेंगे। ये वो लोग हैं जो अपनी ड्यूटी देंगे रात तक, मतलब अल सुबह जागे होंगे, करीब 3-4 बजे इन लोगों ने अपनी आंख खोली होगी, फिर तैयार होकर जल्दी से पहुंचे और अब जो है पोस्टल बैलेट लेकर के ये मतगणना केंद्र के भीतर दाखिल होते हैं। मनोज, कितने कमरों में गिनती हो रही है? 2 कमरों के अंदर ये गिनती हो रही है और 10-10 टेबल है वो लगाई गई है। प्रत्येक टेबल पे 4 व्यक्ति हैं और 15 राउंड के अंदर ये मतगणना है वो पूरी की जाएगी। बताया जा रहा है कि एक राउंड के अंदर तकरीबन 15 मिनट है वो लगने वाले हैं। एक राउंड में 15 मिनट लगेंगे, तो नतीजा कब तक माने? ये सामने आया है कि 2 बजे तक नतीजा है वो सामने संभवतः आ जाएगा। हालांकि अगर किसी तरह की रिकाउंटिंग या अन्य कोई चीज नहीं होती है तो ये पहले भी रुझान कब से आने शुरू हो जाएंगे बाबूलाल? कुछ लोग हमारे साथ आए हैं, आपको क्या उम्मीद लग रही है? बढ़िया, सब अच्छा होगा। आप अनिल जी के सुपुत्र हूँ। ये पंडित अनिल भंवरलाल शर्मा के बेटे हैं, इनके पिता चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उम्मीद है? सब अच्छा होगा श्याम बाबा की कृपा से। श्याम बाबा की कृपा से कितने वोट से चुनाव जीत रहे हैं पिताजी? सब बाबा का आशीर्वाद है, सब अच्छा दावा करेगा। क्या आप लोगों का आकलन? नहीं, मेरा दावा नहीं, भगवान का दावा है। भगवान का दावा है। आपको क्या लग रहा है क्या होगा इस चुनाव में? यहाँ अनिल शर्मा भारी बहुमत से जीतेंगे चुनाव और काफी सर्व समाज के वो लोगों ने उनको मतदान किया है। 30,000 से अधिक मतों से चुनाव 30,000 का कैलकुलेशन है हाँ, आपका। जी। आपका दावा क्या लग रहा है? 30,000 तक पहुंचेंगे या कुछ और भी बड़ी खबर आएगी? हैं? ऊपर भी जा सकते हैं। कैसे 30,000? जैसे जैसे बेनीवाल ज्यादा वोट लेगा हमारी जीत बढ़ती रहेगी। अच्छा, तो बेनीवाल के भरोसे आपकी जीत है? बिल्कुल है। नहीं, उसके भरोसे नहीं है। वो जितना ज्यादा वोट लेगा इतना ज्यादा गेन लाल करेंगे। जी शर्मा के जो अभूतपूर्व विकास कार्य किया और वो सर्व समाज के नेता थे और उन्हीं की बलबूते पर हमें जिन जो विकास के काम किए उन्होंने और आमजन और सब गरीब का कल्याण के कार्य किए, उन्हीं के बलबूते पर हम काफी मतों से चुनाव जीतेंगे। तो ये थे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जिनका जोश देखते ही बनता। 30,000 तक के दावे तो हो गए सुमित, और क्योंकि जो अनिल शर्मा के जो पुत्र हैं वो भी काउंटिंग स्टेशन के अंदर आए हैं और वो ये कह रहे हैं कि श्याम बाबा की कृपा से जीत है। इष्ट देव हैं यानी कि शर्मा परिवार के श्याम बाबा। ठीक बाबूलाल बने रहिएगा हमारे साथ। फिर से मैं आपके पास आ रहा हूँ, तमाम अपडेट लूंगा। प्रियंका मेरी सहयोगी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गई हैं सीधा। प्रियंका, वक्त अब 30 मिनट का रह गया है जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी और फिर एक एक कर रुझान आने शुरू होंगे। चाहे सरदार शहर की बात करें, चाहे गुजरात की बात करें, हिमाचल की बात करें और चाहे तमाम जगह पर जहां उपचुनाव हुए उनकी बात करें, क्या अपडेट्स अब आपके पास, कितनी हलचलें तमाम जगहों पर हो रही है? बिल्कुल सुमित, हलचल की बात करें तो पूरे देश में आज उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि 2 राज्यों में विधानसभा के नतीजे सामने आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों ही राज्य बेहद अहम माने जाते हैं और तीनों ही पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था इसमें जीत दर्ज करने के लिए। हालांकि कुछ ही समय बचा है काउंटिंग में और काउंटिंग जैसे जैसे शुरू होगी रुझान सामने आने शुरू हो जाएंगे और आज जनादेश भी देखने को मिलेगा लोग क्या चाहते हैं। क्योंकि अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 68 सीटों पर आज वोटिंग की जो की गई थी उसके लिए मतगणना की जाएगी और आज नतीजे भी सामने आएंगे। तो वहीं अगर गुजरात की बात करें तो 182 सीटों पर आज जो लोगों ने वोट डाले हैं उसके काउंटिंग के बाद नतीजे सामने आएंगे। हालांकि धुकधुकी इस समय पार्टियों की बढ़ी होगी और ठंड के बीच जो चुनावी टेम्परेचर है वो भी जरा सा हाई है। और अगर बात करें, चलिए आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं जी। अगर बात करें स्टेट्स की तो आज गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों ही जगहों पर नतीजे सामने आने वाले हैं। और अगर गुजरात पर नजर डालें तो क्योंकि बीजेपी का लंबे समय से यहां पर कब्जा रहा है और बीजेपी को आज यहां पर अपनी साख बचानी है। हालांकि आम आदमी पार्टी की भी चूंकि एंट्री हो चुकी है तो अब जो मुकाबला है वो त्रिकोणी है और दिलचस्प भी हो चला है। तो 2012 पर अगर नजर डालें सुमित तो
अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी के लिए थोड़ी चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अगर 2012 की बात करें तो बीजेपी 115 सीट पाई थी, लेकिन धीरे धीरे देखिए ये जो सीट मिलने की जो ये देखिए सीट्स 2012 में जहां 115 सीट्स मिले थे बीजेपी को, वो घटकर सीधा 2017 में 99 तक पहुंच चुकी है। और इसके साथ ही अगर बात करें 2022 की, तो बीजेपी की सीट्स लगातार 17 के बाद अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या होती है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम एक फॉर्मेट की बात करें तो लगातार जो बीजेपी की सीट्स हैं वो घटती चली जा रही हैं, लेकिन क्योंकि बीजेपी का यहां पर लंबे समय से कब्जा रहा है तो हो सकता है, और जैसा कि एग्जिट पोल बता रहा है कि बीजेपी की एक बार फिर से यहां से सरकार बनने वाली है, लेकिन जनादेश क्या कहता है सुमित, इसका इंतजार करना होगा। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 68 सीटों पर आज मतगणना की जाएगी और आज नतीजे सामने आ जाएंगे। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है, लेकिन अगर एग्जिट पोल की बात करें सुमित, तो फिलहाल एग्जिट पोल यही कहता है कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार यहां पर बनने वाली है। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा चैलेंज यहां पर बीजेपी के लिए है, क्योंकि पिछले 36 सालों की अगर हम रिकॉर्ड देखें तो यहां पर कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी आती रहती है। और चलिए, आज हमारे प्रदेश में उपचुनाव भी है, सरदार शहर को लेकर बाबूलाल सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, थोड़ी देर में काउंटिंग शुरू होगी, क्या देख रहे हैं वहां से, तस्वीरें दिखाइएगा। ठीक पीछे तैयारियां चल रही हैं इस वक्त, और काउंटिंग जो जहां पर होनी है वहां पर मतगणना कर्मी हैं वो पहुंच रहे हैं, और पोस्टल बैलेट की गिनती सबसे पहले होगी। लिहाजा पोस्टल बैलेट जो हैं वो उस कक्ष में ले जाए जा रहे हैं जहां पर गिनती होगी, और उसके बाद में ईवीएम जो है उससे वोटों को गिना जाएगा। तो कुल मिलाकर के तैयारियां मुकम्मल होती हुई कुछ ही देर बाद में काउंटिंग शुरू होने वाली है। और एक तरह से सरदार शहर पर तमाम लोगों की निगाहें हैं, प्रदेश की जनता की निगाहें भी हैं, हम पल पल का अपडेट देते रहेंगे। सबसे पहला रुझान जो है वो 8:15 के आसपास आने वाला है, और उसके बाद में लगातार ईवीएम जो है उससे नतीजे आते रहेंगे, और देखना यही कि लीड कौन लेता है। शुरू में जिसकी लीड होगी उसके नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, और जो प्रत्याशी है उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, लेकिन जो ट्रेल कर जाएगा, जो पिछड़ेगा, तो उसका बॉडी लैंग्वेज भी एक तरह से कमजोर होगा। तो सरदार शहर में इस वक्त सियासी गर्मी महसूस की जा सकती है नतीजे की। यहाँ पर चूरू में ठंड बहुत है, लेकिन जो उम्मीद की गर्मी कायम है इस वक्त यहाँ पर, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो एजेंट हैं वो इस वक्त जो है मतगणना कक्ष में दाखिल हो रहे हैं, और सब यही उम्मीद कर रहे हैं। अभी तो सारे के सारे कम से कम जो 3 पार्टियां उनके जो समर्थक हैं वो तो यही कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन जब ईवीएम से नतीजे आना शुरू होंगे तभी तस्वीर साफ होगी। लेकिन फिलहाल जब तक मतगणना शुरू नहीं हो जाए तब तक तो सारे बाबूलाल, आज ये पता चल जाएगा कि सरदार शहर का सरदार आखिर कौन होगा, क्योंकि आपको देखकर ये लग भी रहा है कि ठंड काफी ज्यादा है वहां पर, लेकिन क्योंकि चुनाव है तो गर्मी वहां पर जरूर बढ़ी होगी, और इसके साथ ही दुखदुखी बढ़ी होगी तीनों ही पार्टियों की, क्योंकि आरएलपी ने एंट्री लेकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। क्या लग रहा है फिलहाल वहां पर, किसकी जीत होने वाली है, किसके सर ताज सजेगा सरदार शहर का? देखिए, अब से कुछ ही देर पहले अनिल शर्मा के परिवार के लोग मतगणना केंद्र में दाखिल हुए थे, और उन्होंने ये कहा कि वो 30,000 वोटों से जीतने वाले हैं, और बाबा श्याम की कृपा उनके ऊपर रहेगी। मनोज हमारे सहयोगी उनसे बात करते हैं। क्या जीत हार का जो अंतर है वो काफी बड़ा रहने वाला है मनोज? अगर इन चुनावों की अपन बात करें तो जो स्थिति थी वो त्रिकोणीय मुकाबले की थी। आरएलपी के जो हनुमान बेनीवाल हैं उनके द्वारा डोर टू डोर जो संपर्क किया गया, नुक्कड़ सभाएं की गई, उससे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर और बाबूलाल, आरएलपी के कैंडिडेट ने हमसे बात भी की है, लालचंद मुंडा ने क्या कुछ कहा है, चलिए सुनाते हैं दर्शकों को। कांग्रेस की तो कांग्रेस प्रत्याशी जो हम चुनाव जीतेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में हमारे 85% 87% वोटिंग हुई है जो हमारे पक्ष में हुई है, और शहर में भी हम अच्छी लीड लेके जा रहे हैं, इसलिए चुनाव जीतेंगे। मतगणना तो अभी शांतिपूर्वक मतगणना करानी है, जो भी जनता जनादेश दिया है इसको स्वीकार करना, सभी को मानना है, और एकदम शांति से गणना करानी है बस। तो जश्न की तैयारी की है? बिल्कुल। बाबूलाल, फुल कॉन्फिडेंस में इस वक्त तीनों ही पार्टियां नजर आ रही हैं। बीजेपी कह रही है कि उसकी जीत पक्की है, कांग्रेस कह रही है जीत तो हमें ही मिलना है क्योंकि उन्होंने सहानुभूति कार्ड भी खेला है, तो वहीं आरएलपी भी जीत का दावा करते हुए नजर आ रही है। लालचंद मुंड को सुना अभी हमने।
लालचंद मूंड जो हैं वो डेयरी संघ से जुड़े हुए हैं और पूरे जिले के गांव में उनकी बड़ी अच्छी पकड़ है और जी जो दुग्ध उत्पादक लोग हैं किसानों में सीधा उनका जुड़ाव रहा है। बरसों की उनकी साधना रही है और आरएलपी यानी कि वो जिस बिरादरी से आते हैं तो वो उम्मीद कर रही थी कि उनको इस बार टिकट मिलेगा, खासतौर से बीजेपी से। तो बीजेपी ने जब उनको टिकट नहीं दिया जाट समुदाय को तो फिर उन्होंने मीटिंग की और फिर जो है ना ऐलान जंग कर दिया कि हम बीजेपी को हराएंगे। तो पहली दुश्मन जो है आरएलपी की वो बीजेपी है इस वक्त, और वो जीते या हारे, लेकिन अगर वो बीजेपी को हरा देते हैं तो वो तो यही मान के चल रहे हैं कि वो तो जीत ही गए एक तरह से। तो यहाँ पर जो है आरएलपी के लोग भी उत्साहित हैं और उनको ये लग रहा है कि अगर वो सम्मानजनक वोट भी हासिल कर लेते हैं तो वो खेल तो बिगाड़ ही देंगे बीजेपी का। तो देखना यही है कि वो कितने वोट लेते हैं, निगाह इसी बात पर है। कोई कह रहा है 30,000, कोई कह रहा है 40,000 तक भी जा सकते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा वो लेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने न केवल यहाँ पर गांव-गांव में जाकर जनसंपर्क किया बल्कि कोई 8-10 सभाएं तो उन्होंने हेलीकॉप्टर से करी थी। तो माहौल तो उन्होंने बहुत बनाया था, कभी वो जेसीबी पे सवार होके जा रहे थे, कभी वो ऊंट की सवारी कर रहे थे और आम जनता के दिलों में जगह बनाने की उन्होंने कोशिश की थी और अपनी पार्टी को मारवाड़ से बाहर वो शेखावाटी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो उनके जो 3 विधायक हैं इस वक्त वो जोधपुर और नागौर बेल्ट से, तो उनकी एक कोशिश है कि अपनी पार्टी का विस्तार करें। उनको ज्यादा से ज्यादा जो वोट मिलता है वही तय करेगा कि आखिर शेखावाटी की जनता ने, सरदार शाह ने उनको कितनी स्वीकार्यता दी है, कितना सम्मान दिया है। लेकिन खेल उन्होंने बिगाड़ दिया है, ये तय है। जब बाबूलाल अब कितने वोट वो लेकर आते हैं ये तो मेरी देखने वाली प्रियंका, एक मिनट, एक सवाल मुझे बाबूलाल से लेना है। आप कह रहे हैं कि आरएलपी की पहली टक्कर आरएलपी अपनी बीजेपी से मानकर चल रही है। क्या ये इस वजह से कि आरएलपी खुद को दूसरे नंबर पर आ जाए तो उसमें ही संतोष कर लेगी? क्या आरएलपी कांग्रेस को जीता हुआ मान रही है पहले ही? कारण ये स्टूडियो जहां पर कांग्रेस मान रही है कि हम आरएलपी की बदौलत चुनाव जीत रहे हैं। अभी आपने सुना होगा, अभी आपने सुना होगा जो पंडित अनिल शर्मा के जो बेटे हैं उनके साथ में एक जो शख्स था वो यही कह रहा था कि जितने आरएलपी वोट खाएगी उतना फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है। यानी कि उन्होंने इस मुकाबले को ऐसा बनाया कि बीजेपी 3 नंबर पे शुरू से दिखाई दे। जब भी हम बात कर रहे थे चुनाव के दरमियान तो लोग यही कह रहे थे कि जो इनके समर्थक है कांग्रेस पार्टी के, वो कह रहे थे कि बीजेपी तो मुकाबले में नहीं है, हमारा मुकाबला तो आरएलपी से। यानी कि वो खुद जो है ना आरएलपी को अप करना चाहते थे, आरएलपी को बढ़ावा देना चाहते थे ताकि जो वोट बीजेपी में जा सकता था उसको डाइवर्ट कर दिया जाए। क्या लगता है मनोज, आरएलपी जितने वोट खाएगी क्या सीधा नुकसान आपको लगता है बीजेपी को होने वाला है? यहाँ बिल्कुल जो प्रारंभिक तौर पे यही कहा जा रहा है कि जो आरएलपी है, आरएलपी का जितना वोट प्रतिशत बढ़ेगा वो बीजेपी को तो नुकसान पहुंचाएगा ही, साथ में ही अगर अधिक वोट लेते हैं 60,000 से प्लस अगर वोट आरएलपी को आते हैं तो कहीं ना कहीं मैं सवाल के साथ लौटूंगा आपके पास कि आरएलपी कितना नुकसान बीजेपी को पहुंचाएगी, कितना फायदा कांग्रेस को होगा। इससे एक ब्रेक ले लेते हैं, जल्द हाजिर होगी।